हर देश की कहानी में ना कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो हमेशा के लिए उसका रास्ता ही बदल देते हैं। तो चलिए आज देखते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वो 4 निर्णायक पल और समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी आजादी की एक धधकती हुई ज्वाला बन गई। तो सवाल यही उठता है, आखिर वो कौन से पल हैं जो किसी राष्ट्र की नियति तय करते हैं? ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उन फैसलों, उन संघर्षों और हाँ, उन विचारों की कहानी है जिन्होंने मिलकर भारत की आज़ादी का रास्ता बनाया। चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय वो है 1857 का महाविद्रोह। सोचिए, ये वो चिंगारी थी जिसने पहली बार पूरे उत्तर भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह की आग जलाई। और हाँ, ये सिर्फ कोई सैनिक बगावत नहीं थी, उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था ये। और यहीं से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। मतलब इस विद्रोह को कहीं क्या, इसी बात पर 2 अलग-अलग राय बन गई। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ थे ब्रिटिश इतिहासकार जो इसे बस एक सिपॉय म्यूटिनी या सैनिक विद्रोह कहकर टाल देते थे, और दूसरी तरफ वीर सावरकर जैसे भारतीय राष्ट्रवादी जिन्होंने इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया। तो देखिए, एक ही घटना लेकिन नजरिए कितने अलग। इससे पता चलता है कि इतिहास इस पर भी तो निर्भर करता है कि कहानी सुना कौन रहा है ना? अच्छा, इस विद्रोह की एक सबसे बड़ी पहचान कौन बनी? रानी लक्ष्मीबाई। उनकी वीरता का आलम तो ये था, जरा सोचिए कि लड़ाई खत्म होने के बाद ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने खुद उनके बारे में कहा, यहाँ वो औरत लेटी है जो बागियों में अकेली मर्द थी। मतलब दुश्मन तक उनकी हिम्मत का लोहा मानने पर मजबूर हो गया था। कमाल है ना? हाँ, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा तो दिया, लेकिन उसने संघर्ष की एक बिल्कुल नई राह खोल दी। अब लड़ाई हथियारों से नहीं, अब लड़ाई लड़ी जानी थी विचारों से, आत्मनिर्भरता से। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अहम पड़ाव, स्वदेशी आंदोलन। तो इस आंदोलन की आग लगी कैसे? 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। कहने को तो कहा गया कि भाई प्रशासन चलाने में आसानी होगी, लेकिन असली मकसद तो कुछ और ही था। वही पुरानी चाल, बांटो और राज करो। यहाँ देखिए प्लान कितना शातिर था। एक तरफ बना दिया मुस्लिम बहुल इलाका और दूसरी तरफ बांग्ला बोलने वाले ही अपनी ही जमीन पर माइनॉरिटी बन गए। मतलब साफ था, बंगाल की जो एकता थी उसे तोड़ना था। लेकिन बंगाल का जवाब उम्मीद से कहीं ज्यादा दमदार और क्रिएटिव निकला। ये आंदोलन सिर्फ विदेशी कपड़ों की होली जलाने तक ही नहीं रुका। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, लोगों ने अपने खुद के स्कूल खोले, अपनी कला को फिर से जिंदा किया, और तो और बंगाल केमिकल्स जैसे अपने बिजनेस खड़े कर दिए। ये था अंग्रेजों की डिवाइड वाली चाल का यूनाइट होकर दिया गया मुंहतोड़ जवाब। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे लीडर की जो संघर्ष का पूरा तरीका ही बदलने वाले थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की और हमारे तीसरे बड़े पड़ाव की, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब बड़ी विनम्रता के साथ कानून तोड़ना। और इस आंदोलन का चेहरा क्या बना? दांडी मार्च। जरा सोचिए, 12 मार्च 1930 गांधी जी सिर्फ 78 लोगों के साथ साबरमती से निकले थे, और 24 दिन बाद जब वो दांडी पहुंचे तो उनके पीछे लोगों का हुजूम था, एक सैलाब था। और उन्होंने क्या किया? बस एक मुट्ठी नमक उठाया और उस कानून को तोड़ दिया जो हर भारतीय की जिंदगी पर असर डालता था। कितना सरल सा काम, लेकिन क्या जबरदस्त सिंबॉलिक पावर थी इसमें। दांडी में उठी उस एक मुट्ठी नमक ने तो जैसे पूरे देश में एक लहर दौड़ा दी, नहीं सुनामी ला दी। देखिए, बिहार में लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया, मध्य प्रांत में जंगल कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन हुए, और महाराष्ट्र में तो सरोजिनी नायडू ने निडर होकर सत्याग्रह को लीड किया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा भारत एक साथ एक आवाज में बोल रहा हो। लेकिन इस संघर्ष की कीमत भी चुकानी पड़ी, बहुत बड़ी कीमत। साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और बुरी तरह घायल होने के बाद लाला लाजपत राय के आखिरी शब्द थे। उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। सोचिए क्या जबरदस्त संकल्प रहा होगा उन स्वतंत्रता सेनानियों का। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और चौथे पड़ाव पर। अब दौर सिर्फ विरोध करने का नहीं था, बल्कि कुछ बनाने का था, निर्माण का था। ये एक आज़ाद भारत का भविष्य कैसा होगा, उसकी नींव रखने का, उसका खाका तैयार करने का एक बौद्धिक संघर्ष था।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिलता है 1928 की नेहरू रिपोर्ट में। ये समझिए कि आज़ाद भारत के संविधान का पहला भारतीय ड्राफ्ट था ये, और इसमें कुछ बहुत बड़ी और ज़रूरी बातें थीं, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं। पहली, डोमिनियन स्टेटस की मांग, मतलब अपना शासन खुद करने का अधिकार। दूसरी, एक फेडरल सिस्टम जो पूरे देश को एक साथ जोड़े रखे। और सबसे ज़रूरी, हर नागरिक के लिए 19 मौलिक अधिकारों का वादा। ये आने वाले भारत का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। तो 185 की उस पहली चिंगारी से लेकर 1928 के इस संवैधानिक ब्लूप्रिंट तक हमने देखा कि कैसे इन 4 बड़े मोड़ों ने एक राष्ट्र को शक्ल दी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, और वो ये कि पहचान, एकता और स्वशासन की जो लड़ाई तब लड़ी गई थी, क्या वो आज भी भारत का रास्ता तय कर रही है? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे आज में छिपा है। सोचने वाली बात है ना?